हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज आपके लिए एक नया टॉपिक है जिसका नाम है वन डायमेंशनल बॉक्स और इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल। ये टॉपिक भी क्वांटम मैकेनिक्स का एक टॉपिक है और टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंजर इक्वेशन की एक एप्लीकेशन है। वन डायमेंशनल सिस्टम्स की हम बात कर रहे थे जिनमें मैंने आपके साथ दो सिस्टम, एक तो फ्री पार्टिकल पहले डिस्कस कर लिया है और एक जो था सिंपल एक टॉपिक था लाइक जिसमें वन ही डिसकंटिन्यूटी थी जिसका नाम था पोटेंशियल बैरियर या स्टेप पोटेंशियल। एक्चुअली उसका टॉपिक का नाम था और उसमें सिर्फ एक ही डिसकंटिन्यूटी हमने इंट्रोड्यूस की थी। अब ये एक नया टॉपिक है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्वांटम मैकेनिक्स के वन डायमेंशनल पोटेंशियल्स में, नेट में, एमएससी में, बीएससी में इसके ऊपर अक्सर क्वेश्चंस आते रहते हैं और न्यूमेरिकल पार्ट भी इसका काफ़ी आता है। तो ये जो टॉपिक है वन डायमेंशनल बॉक्स, इसको इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल भी कहते हैं। इसको आज हम स्टडी करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो इसके आप नोट्स भी बना सकते हैं। आज मैंने आपको इस वे में पढ़ा रही हूँ कि नोट्स भी आप बना सकें बड़े आराम से और स्क्रीनशॉट लेकर भी इसको पढ़ सकते हैं इजीली। तो सबसे पहले है इंट्रोडक्शन। इन क्वांटम मैकेनिक्स इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल और वन डायमेंशनल बॉक्स, नाम जैसा कि इसका है वन डायमेंशनल बॉक्स, उसको मैं डिफाइन कर रही हूँ यहाँ पे। मीन्स अ सिस्टम इन विच अ पार्टिकल इज फ्री टू मूव इन अ रीजन क्लोज बिटवीन टू इनफाइनाइट वॉल्स। ये जो वॉल्स हैं ये कैसी होंगी? टू इनफाइनाइट बट वन डायमेंशनल वॉल्स। ओके, तो जो पार्टिकल्स है हमारा वो फ्री है मूव करने के लिए बट एक सर्टेन रीजन के अंदर। और वो रीजन कैसा है? वॉल्स से घिरा हुआ है। वॉल्स कैसी? दो ही वॉल्स हैं। दो ही वॉल्स की जरूरत होगी क्योंकि जो पार्टिकल का मोशन है वो वन डायमेंशन में है, लाइक दिस। तो इसकी जो वॉल है वो भी लाइक दिस। थर्ड वॉल की जरूरत इसको नहीं रहेगी। ओके, infinite walls means the walls of the box are impenetrable or non-penetrable। इनफाइनाइट वॉल्स होने का मतलब ये है कि जो वॉल्स हैं उनको पेनेट्रेट नहीं किया जा सकता, हमारा पार्टिकल उनके आर पार नहीं जा सकता। मीन्स देयर इज नो चांस ऑफ पार्टिकल फाइंडिंग आउटसाइड द बॉक्स। पार्टिकल के आउटसाइड द बॉक्स मिलने के कोई चांस नहीं है, कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है। एंड द वॉल्स आर रिजिड एंड परफेक्टली इलास्टिक so that the total energy E of the particle remains constant even after collision with the wall। means पार्टिकल जब वॉल से कोलिजन करेगा तो उसकी जो एनर्जी है वो कांस्टेंट रहेगी। तो इसलिए वॉल्स कैसी हैं? रिजिड एंड परफेक्टली इलास्टिक। ये जो कंडीशंस मैंने अभी बताई हैं इनसे ही हमारी बाउंड्री कंडीशंस बनेंगी। लास्ट वीडियो में मैंने बाउंड्री कंडीशन का मतलब बताया था। बाउंड्री कंडीशन फिर से मैं एक बार बता देती हूँ। यहाँ पे फिज़िकल कंडीशंस होती हैं जो कि एक सिस्टम पे इम्प्लाई होती हैं और उन्हीं को इम्प्लाई करके हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं स्क्रोडिंजर इक्वेशन के। जो हमारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है ऐसे पोटेंशियल के लिए, इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल के लिए, वो हम इस तरह से डिफाइन करेंगे। Vx इज इक्वल टू 0 इनसाइड द बॉक्स एंड इनफाइनाइट आउटसाइड द बॉक्स। अब आप अपने आप को इमेजिन कीजिए एक वेल में, एक कुएं के अंदर जो कि बहुत गहरा है, लाइक दिस। एक बहुत गहरा कुआं है, आप उसके बॉटम में हैं, बिल्कुल बेस में। ओके, तो आप उस कुएं के बेस में कहीं भी आ जा सकते हैं, राइट। तो वहाँ पे जो पोटेंशियल है दैट इज़ 0। बट जहाँ पे उस वेल की वॉल्स हैं, ओके, उसके आर पार आप नहीं जा सकते हैं। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल है दैट इज़ इनफाइनाइट।
मीन्स यू कैन नॉट पेनेट्रेट दोज वॉल्स। सेम वे में जो पार्टिकल है वो भी उन वॉल्स को पेनेट्रेट नहीं कर सकता, उनके आर पार नहीं जा सकता। इट मीन्स पार्टिकल जो है वो बॉक्स के बाहर नहीं मिल सकता। और जो वॉल्स हैं वो परफेक्टली इलास्टिक एंड रिजिड हैं, जिसकी वजह से पार्टिकल की एनर्जी कांस्टेंट रहेगी चाहे पार्टिकल उससे कोलाइड करे। तो ये फिजिकल इम्प्लीकेशंस हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं जो हमने उस पर लगाई हैं, और इसी से हम वेव फंक्शन की बाउंड्री कंडीशंस निकालेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि ऐसे वन डायमेंशनल सिस्टम्स को सोल्व करने के लिए हम टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंजर इक्वेशन का यूज़ करते हैं। द Schrodinger equation for a particle of mass m moving along a straight line x axis is। देखिए जो हम अभी सिस्टम स्टडी कर रहे हैं वो कैसे सिस्टम्स हैं, वन डायमेंशनल सिस्टम्स। तो हमारी स्क्रोडिंजर इक्वेशन भी वन डायमेंशनल स्क्रोडिंजर इक्वेशन ही हम यूज़ करेंगे। वन डायमेंशन में हम यहाँ पे एक एक्सिस चूज़ कर रहे हैं, एक्स एक्सिस। तो जो हमारी इक्वेशन थी, जनरल इक्वेशन, वो इस फॉर्म में लिखी जाती थी, माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m इंटू डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी साई इज इक्वल टू आयोटा एच कट कर्ल साई अपॉन कर्ल टी। ये जो ऑपरेटर है दैट इज़ फॉर एनर्जी। ओके, दिस पार्ट। तो यहाँ पे इसके लिए मैंने क्या लिख दिया है, ई साई। ई यहाँ पे एनर्जी ऑफ द पार्टिकल है, ये ऑपरेटर फॉर्म थी, ये हमने जनरल फॉर्म ली है, माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वी साई इज इक्वल टू ई साई। और इसको मैंने आपको पहले भी लिख के दिखाया था कि कैसे राइट कर सकते हैं। दोनों साइड हमने मल्टीप्लाई कर दिया इक्वेशन को 2m अपॉन एच कट स्क्वायर से। तो यहाँ पे 2m अपॉन एच कट स्क्वायर जो है इस पार्ट का कैंसिल हो गया, इसलिए ये बच गया। और यहाँ पे हमने लिया तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। तो यहाँ पे जो नेगेटिव साइन था, जब ई राइट साइड में था, जब वो लेफ्ट साइड में आता है तो हमारी इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाती है। ये मैंने पिछले वीडियो में भी एक्सप्लेन किया हुआ है। नाउ हमारा मेन टास्क क्या है, जो टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंजर इक्वेशन है इसके लिए उसको सॉल्व करना और उसके सॉल्यूशंस निकालना। सॉल्यूशन में हमें क्या मिलेगा, एक तो हमें मिलेगा वेव फंक्शन और दूसरा हमें मिलेगी एनर्जी। नाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन वी पुट द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल फंक्शन इन द स्क्रोडिंजर इक्वेशन। तो हमारा पहला स्टेप था वो क्या था, जो स्क्रोडिंजर इक्वेशन है उसमें पोटेंशियल की वैल्यू पुट करना। पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, v इज इक्वल टू 0। देखिए अब आप कहेंगे कि मैंने इसको रीजन्स में डिफाइन क्यों नहीं किया, डिवाइड क्यों नहीं किया, क्योंकि जो हमारा पार्टिकल है वो बॉक्स के अंदर है। ओके, यहाँ पे रीजन्स इनफाइनाइट हैं, तो हमें हमारे पार्टिकल के मोशन को स्टडी करना है, तो इसलिए हम बॉक्स के अंदर की कंडीशंस को ही स्टडी करेंगे। इनसाइड द बॉक्स पोटेंशियल 0 है, तो हमने स्क्रोडिंजर इक्वेशन के अंदर ये पुट कर दिया, जिससे हमारी स्क्रोडिंजर इक्वेशन आ गई डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2m अपॉन एच कट स्क्वायर ई साई इज इक्वल टू 0। हियर द टोटल एनर्जी ई इज द काइनेटिक एनर्जी। टोटल एनर्जी कैसी होती है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या है 0, तो टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। और एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। आई थिंक ये तो मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं होगी, ये तो हम 9th क्लास में ही स्टडी कर लेते हैं। मैंने इसको m से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया इसको मोमेंटम में चेंज करने के लिए, m स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन 2m। और मोमेंटम क्या होता है, p इज इक्वल टू mv, जो कि मैंने यहाँ पे पुट कर दिया है। सो पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2m। मोमेंटम का सिर्फ x कंपोनेंट लिया है, क्यों, क्योंकि पार्टिकल का मोशन कैसा है, वन डायमेंशनल अलोंग x एक्सिस। ओके, नाउ
यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 2me अपॉन एच कट स्क्वायर। यहाँ से पी एक्स स्क्वायर, देखिए जो एक्सप्रेशन था E इज इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2m, तो यहाँ से मैंने 2me अपॉन एच कट स्क्वायर लिया इज इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर अपॉन एच कट स्क्वायर। एच कट स्क्वायर से मैंने डिवाइड किया है, देखिए यहाँ से आया E इज इक्वल टू, यहाँ मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2m। ओके, यहाँ से फिर मैंने क्या किया, 2m को इस तरफ ले लिया, 2me इज इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर, और दोनों साइड यहाँ पे मैंने एच कट स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। अब हमारे पास एक कांस्टेंट आ रहा है यहाँ पे के स्क्वायर, हमें पता होना चाहिए, पिछले वीडियो में भी बता दिया था, p इज इक्वल टू एच कट के होता है, तो के क्या हुआ, p अपॉन एच कट, और के स्क्वायर पी एक्स स्क्वायर अपॉन एच कट स्क्वायर के इक्वल आ गया के स्क्वायर, एंड के इज हेयर प्रोपेगेशन कांस्टेंट। आई होप इतना आपको क्लियर है। आगे बढ़ते हैं इसके साथ ही हम, तो इक्वेशन को कुछ हम इस तरह से लिख सकते हैं, डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0। के जो है हमेशा हमारा रियल एंड पॉजिटिव होना चाहिए, और इस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन क्या रहेगा, ए ई रेज टू पावर आयोटा के एक्स प्लस बी ई रेज टू पावर माइनस आयोटा के एक्स। ये सॉल्यूशन कैसे आया, ये पिछले वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर अभी आपको नहीं क्लियर तो प्लीज़ आप उस वीडियो में जाकर देख लीजिए, टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंजर इक्वेशन वाली वो वीडियो है। और अगर नहीं देखनी तो मैं बता देती हूँ, याद रख लीजिए कैसे वेव फंक्शन फाइंड आउट करते हैं। इस मेथड को आप याद रख सकते हैं बड़े आराम से, जब E ग्रेटर देन V नॉट हो, V नॉट मीन्स हियर पोटेंशियल, जो हमारा सिस्टम है जिसको हमारा पार्टिकल और उससे एसोसिएटेड वेव्स फेस कर रही हैं, उसकी एनर्जी जब कम हो और हमारे पार्टिकल की एनर्जी ज़्यादा हो, तो उस इक्वेशन का जो हमने अभी अभी देखी थी, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन इस फॉर्म में राइट करते हैं, ए ई रेज टू पावर आयोटा के एक्स प्लस बी ई रेज टू पावर माइनस आयोटा के एक्स। इसको हम प्लेन वेव फॉर्म भी बोलते हैं और साइनोसॉइडल भी बोल देते हैं। और अगर हमारे पार्टिकल की एनर्जी E लेस देन V नॉट हो, मीन्स पोटेंशियल जिसको हमारा पार्टिकल फेस कर रहा है, चाहे वो V नॉट हो या V हो, जिस पोटेंशियल को हमारा पार्टिकल फेस कर रहा है उससे एनर्जी कम हो पार्टिकल की, जैसे कि ऐसा कोई पोटेंशियल फेस कर रहा है, ठीक है, और ये एनर्जी जो है पार्टिकल की वो कम है, तो ऐसे केस में जो सॉल्यूशन आएंगे वो कैसे होंगे, एक्सपोनेंशियली डिकेइंग, ए ई रेज टू पावर के एक्स प्लस बी ई रेज टू पावर माइनस के एक्स। ओके, ये याद कर लीजिए अगर आपको अभी और कुछ क्लियर नहीं है तो बेनिफिशियल रहेगा ये, क्योंकि इसका यूज़ बार बार होगा। चलिए हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। ए एंड बी आर आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स टू बी डिटरमाइंड यूजिंग बाउंड्री कंडीशंस। अब आ गई बाउंड्री कंडीशंस। बाउंड्री कंडीशंस मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था कि फिजिकल कंडीशंस होती हैं, और बाउंड्री कंडीशंस एंड कंटिन्यूटी कंडीशंस जो होती हैं, ये जितने भी पोटेंशियल्स हम डिस्कस करेंगे उन सब में फॉलो होंगी। तो आपको पता होना चाहिए कि जनरल बाउंड्री कंडीशंस क्या होती हैं। फॉर अ वेव फंक्शन साई आर टी, और साई आर भी लिख सकते हैं हम इसको, टू बी एक्सेप्टेबल साई मस्ट सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशंस। ये जो कंडीशंस हैं इनको सेटिस्फाई करना चाहिए वेव फंक्शन को। फर्स्ट, साई मस्ट बी फाइनाइट
एंड सिंगल वैल्यूड एट ईच पॉइंट इन द स्पेस। साई जो है वो फाइनाइट होना चाहिए और सिंगल वैल्यूड होना चाहिए हर पॉइंट के लिए स्पेस में। और साई मस्ट नॉट बी इनफाइनाइट एनीवेयर इन द स्पेस। जो हमारा वेव फंक्शन है वो कहीं भी इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। चाहे जो हमारी कंडीशंस है, जैसे कि एक्स लेते हैं हम वन डायमेंशनल में, एक्स टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी हो, एक्स टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी हो, तो भी हमारा वेव फंक्शन इनफाइनाइट नहीं जाना चाहिए। इसका यूज़ हम बार बार करेंगे, तो इसको अपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, साई एंड डेल्टा साई मस्ट बी कंटिन्यूस इन ऑल रीजन्स एक्सेप्ट वेयर पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू इनफाइनाइट। ये पार्ट एक बार आप छोड़ दीजिए, ठीक है। तो मेन आप ये याद रखिए, साई एंड डेल्टा साई मस्ट बी कंटिन्यूस इन ऑल द रीजन्स। साई मीन्स वेव फंक्शन और उसका फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो कंटिन्यूस होना चाहिए सब रीजन्स में। ये आपको धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा कि ऐसा क्यों होता है। एक्चुअली जो पोटेंशियल एनर्जी है इनफाइनाइट होती है, तो उस पर वेव फंक्शन डिसकंटिन्यूस होना चाहिए, बट हम डिसकंटिन्यूटी को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं यहाँ पे, तो उसके लिए हम फाइनाइट लेके वेव फंक्शन को सोल्व कर लेते हैं। ये धीरे धीरे आपको समझ आ जाएगा जब आप मेरे साथ लेक्चर बाय लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं, इसी का यूज़ करेंगे। बाउंड्री कंडीशंस, वेव फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस होना चाहिए, राइट। तो देखिए ये हमारा पोटेंशियल वेल है, ओके। तो उसके बाहर वेव फंक्शन कैसा होना चाहिए, ज़ीरो, क्योंकि पोटेंशियल कैसा है, इनफाइनाइट। तो जो पार्टिकल है उसके वेव वेल के बाहर निकलने की प्रोबेबिलिटी ज़ीरो है, तो हमारा वेव फंक्शन भी यहाँ पे कैसा रहेगा, ज़ीरो, और यहाँ भी ज़ीरो। ये मैंने आपको पहले ही मैथमेटिकल डेफिनेशन जो दी थी उसके अंदर आपको क्लियर कर दिया था, ठीक है। तो हमारा वेव फंक्शन यहाँ पे ज़ीरो है, तो बाउंड्री पे भी तो ज़ीरो होना चाहिए ना। वेव फंक्शन कंटिन्यूटी चाहिए हमें, तो यहाँ पे बाउंड्री पे वेव फंक्शन को हमें इनसाइड से भी ज़ीरो करना पड़ेगा, तभी हमारा वेव फंक्शन कंटिन्यूस रह पाएगा। तो यहाँ पे जो बाउंड्रीज हैं वो कैसी हैं, x इक्वल टू ज़ीरो, x इक्वल टू ए, ओके। तो साई एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो एट x इक्वल टू ज़ीरो एंड ए, एंड आउटसाइड तो मैंने आपको अभी बताया। तो x इक्वल टू ज़ीरो पे और x इक्वल टू ए पे भी हमारा जो वेव फंक्शन है वो ज़ीरो रहना चाहिए। तो कंटिन्यूटी कंडीशन एट बाउंड्री, साई एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो एट x इक्वल टू ज़ीरो एंड x इक्वल टू ए पे भी हमारा वेव फंक्शन ज़ीरो रहना चाहिए। एंड वेव फंक्शन आउटसाइड द बॉक्स शुड बी इक्वल टू द वेव फंक्शन इनसाइड द बॉक्स एट द बाउंड्री। तो इन्हीं को जब हम यूज़ करेंगे हमारी इक्वेशन के अंदर, जो हमने अभी अभी फाइंड आउट की थी, ए ई रेज़ टू पावर आयोटा के एक्स प्लस बी ई रेज़ टू पावर माइनस आयोटा के एक्स। तो एट एक्स इक्वल टू ज़ीरो पहली बाउंड्री कंडीशन जब हम इसके अंदर लगाएंगे तो क्या रहेगा, साई ज़ीरो इक्वल टू ए ई रेज़ टू पावर ज़ीरो प्लस बी ई रेज़ टू पावर ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो। ई रेज़ टू पावर ज़ीरो जो है वो वन रह जाएगा और यहाँ से ए प्लस बी इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा। आई होप ये आपको क्लियर है। नहीं क्लियर तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, डेफिनेटली आई विल प्रोवाइड यू आंसर्स। सो ए प्लस बी इज इक्वल टू ज़ीरो है, यहाँ से हम क्या फाइंड आउट कर पाते हैं, बी इज इक्वल टू माइनस ए एट एक्स इक्वल टू ज़ीरो। और हमारी नेक्स्ट बाउंड्री कंडीशन क्या है, साई एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो एट एक्स इक्वल टू ए। तो यहाँ पे मैंने सेम कंडीशन पुट की है, सेम इक्वेशन के अंदर ये कंडीशन पुट की है। जब x इक्वल टू ए हो गया ये हमने पुट कर दिया और दिस इज इक्वल टू ज़ीरो। ए ई रेज़ टू पावर आयोटा के ए माइनस, और यहाँ पे मैंने b इज इक्वल टू माइनस ए पुट कर दिया, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। तो यहाँ से क्या आया, a मैंने कॉमन लिया, ई रेज़ टू पावर आयोटा के ए माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस आयोटा के ए इज इक्वल टू
ज़ीरो आ गया। इसके बाद ये तो हमारा हो गया। नेक्स्ट इसको मैंने अब एक डेफिनेट फॉर्म देने की कोशिश की है। 2 आयोटा से मल्टीप्लाई किया है, 2 आयोटा से डिवाइड किया है। तो आप यहाँ अगर एग्ज़ाम के अंदर इसको लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2 आयोटा। ओके, जब मैंने इसको पुट किया इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमें क्या मिला, 2 आयोटा ए। देखिए ये आपको पता होना चाहिए, अब मैथ्स में भी आता है, ई रेज टू पावर आयोटा थीटा माइनस ई रेज टू पावर माइनस आयोटा थीटा अपॉन 2 आयोटा इज इक्वल टू साइन थीटा। साइन को हम इस फॉर्म में राइट कर सकते हैं, एक्सपोनेंशियल्स की फॉर्म में। तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, 2 आयोटा ए, और इसको मैंने क्या पुट किया, साइन के ए। जो ये पार्ट होता है आयोटा का कोफिशिएंट, दैट इज एंगल। तो यहाँ से साइन के ए इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से 2 आयोटा ए जो है ये 0 के इक्वल नहीं हो सकता, ये एम्पलीट्यूड पार्ट है। तो हमारे पास साइन के ए इज इक्वल टू 0 आ गया। साइन के ए 0 कब होता है, जब साइन इज एन पाई हो, मीन्स जब पाई के मल्टीपल्स हों, n इज इक्वल टू 1 2 3। ओके, के ए इज इक्वल टू एन पाई। तो k इज इक्वल टू एन पाई अपॉन ए। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। k की वैल्यू हमारे पास क्या आई, एन पाई अपॉन ए। देखिए यहाँ से हमें क्या पता चलता है, k पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस आ गई हैं। k जो है यहाँ से हमारा क्वांटाइज्ड हो गया है, इसलिए आगे जो हमारी एनर्जीज होंगी वो भी कैसी होंगी, क्वांटाइज्ड। ओके, तो एक बार देख लेते हैं। द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन एज साई एक्स इज इक्वल टू ए ई रेज टू पावर आयोटा के एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस आयोटा के एक्स इज इक्वल टू 2 आयोटा साइन के एक्स। ये जो पार्ट था इसका हम आगे यूज़ करेंगे, इतना हम आगे अभी वेव फंक्शन पार्ट को लेकर चल रहे हैं। साई एक्स इज इक्वल टू सी साइन के एक्स। 2 आयोटा ए एक कांस्टेंट रहेगा, तो उसको मैंने यहाँ पे c पुट कर दिया है। इवैल्यूएशन ऑफ c, अब हमें c फाइंड आउट करना है। वो कैसे करेंगे, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन से। व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इनसाइड द बॉक्स इज यूनिटी। देखिए पार्टिकल बाहर नहीं जा सकता है, ओके, वो हमेशा कहाँ रहेगा, बॉक्स के अंदर। ठीक है, तो उस बॉक्स के अंदर कहीं भी पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है, कहीं ना कहीं तो होगी। तो टोटल प्रोबेबिलिटी जो है वो कैसी होगी, 1 के इक्वल, यूनिटी के इक्वल। ये 9th 10th +1 +2 सबके अंदर हमने कंसेप्ट पढ़ा है कि किसी भी इवेंट के होने की टोटल प्रोबेबिलिटी जो होती है वो कैसी होती है, 1 होती है। तो ये जो टोटल प्रोबेबिलिटी है 1 के इक्वल है। इसके अंदर हम पुट कर रहे हैं वेव फंक्शन की वैल्यू c साइन के एक्स, जो हमने यहाँ से फाइंड आउट किया था। सो c का हमारे पास क्या आएगा, मोड स्क्वायर, कांस्टेंट है तो हमने बाहर ले लिया, साइन स्क्वायर के एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 1। यहाँ से मैंने वैल्यू पुट की है k की, एन पाई अपॉन ए। तो जब हम इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे, इसको डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमारे पास एक एंगल की कंडीशन होती है, कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। हमें साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन 2। यहाँ पे भी मैंने यही कंडीशन यूज़ की है। 1 माइनस कोस थीटा क्या है, हमारा एंगल। तो यहाँ से हमारा एंगल क्या था, एन पाई एक्स अपॉन ए। तो यहाँ मैंने वो एंगल पुट किया है, एन पाई एक्स अपॉन ए। 2 यहाँ से ऑलरेडी आ गया था, कोस 2 थीटा था। तो मोड ऑफ सी स्क्वायर इज इक्वल टू, नॉट इज इक्वल टू, यहाँ से हमने क्या करना है, इंटीग्रेशन 1/2 × 1, ये हमने सेपरेट कर लिया है।
और जब हम इंटीग्रेशन को सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। और यहाँ से क्या बचेगा, सी स्क्वायर इंटू ए अपॉन 2। यहाँ से हमारे पास c की वैल्यू क्या आ गई, देखिए ये इज इक्वल टू 1 था तो 2 इस तरफ चला गया, a बाय में आ गया और स्क्वायर से हमें क्या मिला, अंडर द रूट 2 अपॉन ए। c की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, अंडर रूट 2 अपॉन ए। और हमारा जो जनरलाइज्ड वेव फंक्शन है वो क्या हो गया, रूट 2 अपॉन ए साइन n पाई x अपॉन ए। आई होप ये आपको क्लियर है। और यहाँ से हमें क्या मिला कि जो हमारा वेव फंक्शन है वो भी कैसा है, क्वांटाइज्ड। और क्वांटम नंबर क्या है यहाँ पे, n इज इक्वल टू 1 2 3 4 एटसेट्रा। और यहाँ से आइगन फंक्शंस कैसे होंगे, कोरस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट स्टेट्स। जब n इज इक्वल टू 1 होगा तो हमारा वेव फंक्शन क्या रहेगा, psi1x इज इक्वल टू रूट 2 अपॉन ए साइन n की जगह हमने क्या पुट किया 1, तो ये क्या बना पाई एक्स अपॉन ए। सेम वे में जब हमारी पास n की वैल्यू 2 होगी तो हमारा वेव फंक्शन क्या बनेगा, रूट 2 अपॉन ए साइन 2 पाई एक्स अपॉन ए। सेम वे में n के लिए n पुट करेंगे। और ये जो हमारी वैल्यू होती है कोरस्पॉन्डिंग टू n इज इक्वल टू 1, इसको हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। इस स्टेट को बोला जाता है ग्राउंड स्टेट। कोरस्पॉन्डिंग टू psi 2 दिस इज फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। सेम वे n इज इक्वल टू अगर 3 हो जाए यहाँ पे, दैट इज सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। आई होप इतना क्लियर है। और ये जो मैंने अभी बोला क्वांटम स्टेट कोरस्पॉन्डिंग टू n इज इक्वल टू 1 इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट एंड n इज इक्वल टू 2 इज कॉल्ड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एंड n इज इक्वल टू 3 इज सेकेंड एक्साइटेड स्टेट एंड सो ऑन। अब जो हमारा वेव फंक्शन था, जो हमारा सिस्टम था सॉरी, उसके लिए हमने वेव फंक्शन और एनर्जीज जो हमें फाइंड आउट करनी थी उसमें से हमने वेव फंक्शन फाइंड आउट कर लिए हैं। आई होप आपको समझ भी आ गए होंगे। प्लॉट एक बार देख लीजिए, प्लॉट ऑफ नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन इस तरह से होता है कुछ, कोरस्पॉन्डिंग टू n इज इक्वल टू 1 एंड कोरस्पॉन्डिंग टू n इज इक्वल टू 2। ये पार्ट मैं अभी एक्सप्लेन करूँगी लास्ट में, उससे पहले हम निकाल लेते हैं एनर्जी आइगन वैल्यूज़, मीन्स जो हमारा वेव फंक्शन है और हमारा जो पार्टिकल है एक्चुअली उसकी एनर्जीज कैसी होंगी। देखिए मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि जो हमारा k है वो क्या हो चुका है, क्वांटाइज्ड, क्योंकि उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लग चुकी हैं n के थ्रू। तो k इज इक्वल टू n पाई अपॉन ए, के स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आया। ऑल्सो वी नो दैट के स्क्वायर इज इक्वल टू 2m अपॉन एच कट स्क्वायर। En मैंने nth एनर्जी लेवल के लिए यूज़ कर दिया है, अब एक्चुअली यहाँ पे E ही था पहले तो, ठीक है। तो 2m अपॉन एच कट स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, जो मैंने यहाँ से उठाकर यहाँ लिखा है। तो यहाँ पे जब हम इन दोनों को सोल्व करेंगे तो एनर्जी की वैल्यू nth लेवल की क्या आएगी, n स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2m ए स्क्वायर। आई होप ये आपको क्लियर है कि जो एनर्जी की वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास कैसी आई हैं, n स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2m स्क्वायर। और ये एक्सप्रेशन आपको क्या करना है, याद रखना है, यू हैव टू रिमेंबर इट। ओके, अब यहाँ से हम सिस्टम का मोमेंटम भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, मोमेंटम और k का रिलेशन p इज इक्वल टू एच कट k। तो यहाँ से p किसके इक्वल होगा, एच कट n पाई अपॉन a, और एच कट की वैल्यू क्या होती है, h अपॉन 2 पाई। जब हम यहाँ पुट करेंगे देन इट बिकम्स इक्वल टू NH अपॉन 2a एंड हेयर इज द क्वांटम नंबर कोरस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट लेवल्स ऑफ द एनर्जी और ऑफ द स्टेट। सो गाइस, अब तक हमने एनर्जी आइगन वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली हैं, वेव फंक्शन फाइंड आउट कर लिया है। अब हम
कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे डिस्कशन करेंगे जो सिस्टम हमने अभी स्टडी किया उसके बारे में। तो 3 इम्पोर्टेंट डिस्कशन है यहाँ पे। n कैन नॉट बी ज़ीरो और नेगेटिव, जो हमारा n आया था वो ज़ीरो या नेगेटिव नहीं हो सकता, और ज़ीरो पॉइंट एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे, नोड्स एंड एंटी नोड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसके बाद हम वेव फंक्शन को कैसे प्लॉट करते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहला डिस्कशन है n कैन नॉट बी ज़ीरो। यहाँ पे मैंने कैन 2 बार लिख दिया है, कैन नॉट बी ज़ीरो, बिकॉज इफ़ n इज इक्वल टू ज़ीरो, अगर n हमारा ज़ीरो हो गया तो हमारा जो k है वो भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो। k इज इक्वल टू एन पाई अपॉन ए इज इक्वल टू ज़ीरो, जिसका मतलब क्या होगा, अगर k ज़ीरो है तो p और k का क्या रिलेशन है, p इज इक्वल टू एच कट k। तो जो हमारा मोमेंटम है पार्टिकल का वो भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो। मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल इज ज़ीरो एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज ऑल्सो ज़ीरो। अगर मोमेंटम ज़ीरो है किसी पार्टिकल का तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। और अगर काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो है इट मीन्स पार्टिकल जो है वो रेस्ट पर है। अब पार्टिकल अगर रेस्ट पर हो गया तो हम कैसे सोचें कि उसके साथ एक वेव एसोसिएटेड है, मैटर वेव एसोसिएशन का कंसेप्ट ही ख़त्म हो जाएगा। इसलिए जो पार्टिकल है वो रेस्ट पर नहीं हो सकता। ऑल्सो इफ़ n इज इक्वल टू ज़ीरो, अगर हमारा n जो है वो ज़ीरो हो गया तो क्या होगा, हमारा जो वेव फंक्शन है वो ज़ीरो के इक्वल हो गया। वेव फंक्शन वैनिशेस एवरीवेयर एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इनसाइड द बॉक्स इज ज़ीरो। पार्टिकल के बॉक्स के अंदर मिलने की प्रोबेबिलिटी ज़ीरो हो गई, जिससे जो हमारा सिस्टम है, जो हमारा सिस्टम हम स्टडी करना चाहते हैं वो टोटली जो है डिस्टर्ब हो जाएगा और हम उसको स्टडी नहीं कर पाएंगे। तो ये जो हमारी फिज़िकल कंडीशंस जो हमने स्टार्टिंग में दी थी वही जो है हमारी जो असम्पशंस हैं वो रॉन्ग प्रूव हो जाएंगी, वो हम रॉन्ग प्रूव कर नहीं सकते, इसलिए हमें n ज़ीरो हम नहीं ले सकते हैं। आई होप ये आपको क्लियर है। नेक्स्ट इज ज़ीरो पॉइंट एनर्जी और लीस्ट एनर्जी। ओके, तो ये भी पिछले कंसेप्ट से ही रिलेटेड है। नाउ फॉर अ फ्री पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स ऑफ लेंथ a, साइन एक्स जो है हमारा वेव फंक्शन हम इस तरह से देते हैं और एनर्जी जो है हम इस वे में डिफाइन करते हैं। ये मैंने आपको अभी अभी क्लियर किया है। अगर हमारा n ज़ीरो हो जाता है तो हमारी जो एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, पार्टिकल की ज़ीरो हो जाएगी और वेव फंक्शन भी ज़ीरो हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए n की जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू है दैट इज़ 1। दस मिनिमम एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज़ पाई स्क्वेयर एच पर स्क्वेयर अपॉन 2m ए स्क्वेयर। मीन्स अगर हमारा सिस्टम 0 केल्विन पर भी पहुंच जाए, लीस्ट टेम्परेचर पर भी पहुंच जाए, तो भी जो पार्टिकल की एनर्जी है वो ज़ीरो नहीं होगी। एटलीस्ट इतनी एनर्जी तो हमारी रहेगी ही रहेगी। Therefore E इज इक्वल टू पाई स्क्वेयर एच पर स्क्वेयर अपॉन 2m ए स्क्वेयर इज कॉल्ड ज़ीरो पॉइंट एनर्जी। बट अगर हमारा पार्टिकल बहुत लार्ज हो तो उसका मास काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। ओके, और या फिर जो हमारा बॉक्स है उसकी जो विड्थ है बहुत ज़्यादा हो जाए तो जो ज़ीरो पॉइंट एनर्जी है वो नियरली अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो हो सकती है, बट एग्जैक्टली ज़ीरो नहीं हो सकती है। इसके बाद हम स्टडी करने वाले हैं नोड्स एंड एंटी नोड्स। तो कुछ ऐसे सर्टेन पॉइंट्स जिन पे हमारे वेव फंक्शन की वैल्यू या तो मिनिमम होती है या मैक्सिमम होती है, इन्हें ही हम नोड्स और एंटी नोड्स कहा जाता है। मिनिमम मीन्स ज़ीरो एंड मैक्सिमम मीन्स हाईएस्ट, वो वेव फंक्शन के अकॉर्डिंग आएगा। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देंगे नोड्स एंड एंटी नोड्स की। द पॉइंट्स वेयर वेव फंक्शन वैनिशेस दैट इज साई एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो इज कॉल्ड नोड्स एंड एंटी नोड्स द पॉइंट बिटवीन 0 to a। ये जो पॉइंट्स हैं यहाँ भी आप लिख सकते हैं 0 to a के बीच में, मीन्स पोटेंशियल जो हमारा है उसकी विड्थ के बीच में ही आएंगे जिस एरिया में हमारा पोटेंशियल डिफाइंड है।
वेयर वेव फंक्शन अटेन्स द मैक्सिमम वैल्यू आर कॉल्ड एंटी नोड्स। तो जहाँ पे हमारा वेव फंक्शन वैनिश हो जाता है उसे हम बोलते हैं नोड्स, और जहाँ पे हमारा वेव फंक्शन मैक्सिमम होता है उसे हम बोलते हैं एंटी नोड्स। तो जो हमने अभी अभी बताया कि जो नोड्स है उसके लिए वेव फंक्शन ज़ीरो होना चाहिए, तो वही कंडीशन मैंने यहाँ पे पुट की है। वेव फंक्शन साइन की फॉर्म में है। साइन ज़ीरो कब होता है? जब यहाँ पे मल्टीपल्स ऑफ पाई हो। यहाँ पे मैंने अब एम पाई लिया है। एम क्यों लिया है? अगर मैं एन ले लेती हूँ तो एन यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो आप वेरियस लेवल्स को स्टडी नहीं कर पाएंगे। तो एम इज इक्वल टू 0 1 to n हो जाएगा। एन एक्स एन पाई एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू एम पाई। यहाँ से जो हमारा x है वो क्या आ गया? एम ए अपॉन एन। और नोड्स अकर एट, अगर हमारा m 0 होगा तो पहली नोड कहाँ होगी? x इक्वल टू 0 पे। देखिए हमारा वेव फंक्शन कैसा होता है, लाइक दिस। n इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 1 के लिए, ठीक है। x इक्वल टू 0 पे वेव फंक्शन 0 होता है, और x इक्वल टू a के लिए भी हमारा वेव फंक्शन क्या होता है? 0 होता है। ये मैंने पहले ही बता दिया था, ठीक है। जो बाउंड्री कंडीशंस थी, यहाँ से हमने नोड्स डिसाइड कर लिए। अब इसके बाद एंटी नोड्स। साइन एन पाई एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू 1 कब होता है? साइन 2m प्लस 1 पाई अपॉन 2, मीन्स जब यहाँ पाई अपॉन 2 के मल्टीपल्स होते हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी? 2m प्लस 1 अपॉन 2n इंटू ए। तो इस तरह से जब हम सोल्व करेंगे m की वैल्यू 0 1 2 पुट करके, हमारी जो नोट्स आएंगी वो कैसी आएंगी? x इक्वल टू a अपॉन 2n पे, 3a अपॉन 2n पे, 5a अपॉन 2n पे, और ये डिपेंड करेगा n पे। ओके, तो जब हमारा n इज इक्वल टू 1 है तो हमारी एंटी नोड, सॉरी यहाँ पे मैंने पहले नोड बोल दिया, यहाँ पे एंटी नोड्स डिस्कस कर रहे हैं हम। तो हमारी जो नोड किस पे आएगी? n इज इक्वल टू 1 की नोड आएगी a अपॉन 2 पे। यहाँ पे x इक्वल टू 0 था, यहाँ पे x इक्वल टू a हो गया, और सेंटर में हमारा a अपॉन 2। तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू यहाँ होगी, और जब हम इसको मिलाएंगे, थोड़ा सा इसको आराम से मैं ड्रॉ करूँगी, तो हमारा वेव फंक्शन जो है कुछ इस तरह से आएगा। ओके, सेम वे में जब हम n इज इक्वल टू 2 के लिए ड्रॉ करेंगे तो हमारा वेव फंक्शन कैसा बनेगा? a अपॉन 2 पे 0 रहेगा, और a अपॉन 4 पे मैक्सिमम, और यहाँ से 3a अपॉन 4 पे भी क्या रहेगा? मैक्सिमम, एक तरह से। तो देखिए कुछ इस तरह से हमारा वेव फंक्शन प्लॉट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये n इज इक्वल टू 1 के लिए है, ये n इज इक्वल टू 2 के लिए, एंड सेम वे में n इज इक्वल टू 3 के लिए कुछ इस तरह से, ओके, हम बना पाएंगे। थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए। आई होप ये आपको क्लियर है। वेव फंक्शन का प्लॉट कुछ इस तरह से आएगा। ये जो पोजीशंस होती हैं इनको हम बोलते हैं, दिस वन इज़ a बाय में 4, दिस वन इज़ 3a अपॉन 4, दिस वन इज़ a बाय 2, दिस वन इज़ फॉर n इज इक्वल टू 1, दिस वन इज़ फॉर n इज इक्वल टू 2, दिस वन इज़ फॉर n इज इक्वल टू 3। देखिए जो हमारा टॉपिक है इनफाइनाइट पोटेंशियल का, वो काफ़ी अच्छा, काफ़ी लेंथी टॉपिक है। अगर हम MSc लेवल, नेट JRF लेवल पर देखें तो इसके कुछ जो छोटी छोटी बातें थी, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स एक तरह से कह सकते हैं, वो अभी भी कुछ रह गए हैं। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है बता दूं। तब तक के लिए आप इतना कीजिए, और अगर आप BSc लेवल में हैं या MSc के एग्ज़ाम्स दे रहे हैं तो तब तक के लिए आपको इतना भी काफ़ी रहेगा। तो पहले इस वीडियो को अच्छे से देखिए, पूरा स्टडी कीजिए, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए।
और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।